नमस्कार। आज हम बिहार में बाढ़ की जो गंभीर समस्या है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस मुद्दे की कई अहम पहलू सामने लाती है। जी। कहते हैं बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। अब सोचिए, उत्तरी बिहार का लगभग 73% हिस्सा और करीब 75% आबादी लगातार इस खतरे के साए में जीती है। बिल्कुल। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं है, ये एक उलझी हुई पहेली जैसी है जिसमें वहां की जमीन, इतिहास, बदलता हुआ मौसम और सरकारी नीतियां सब जैसे मिले हुए हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस बातचीत का मकसद यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके जरिए बिहार में बाढ़ की असली वजह क्या है और इसका असर कहाँ और कैसे पड़ता है उसको परत दर परत समझे। ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, खासकर जो नदियाँ नेपाल से आती हैं, और फिर हमारे अपने का मतलब इंसानी गतिविधियाँ, वो कैसे मिलकर इस मुसीबत को और बढ़ा देती हैं। तो भूगोल से ही शुरू करते हैं फिर। उत्तरी बिहार का ज्यादातर इलाका बाढ़ की चपेट में रहता है जी। और कोसी नदी, बिहार का शोक जिसे कहते हैं, वो तो अपना रास्ता बदलने के लिए खैर बदनाम है ही। 2008 की वो भयानक बाढ़ तो याद ही होगी, जब वो तटबंध टूटा था। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कितने जिलों में लाखों लोग लाखों लोग बेघर हुए थे और जाने भी गई थीं। पर ये सिर्फ कोसी की ही कहानी नहीं है। अच्छा जी, गंगा है, बागमती, गंडक, घाघरा, कमला, ऐसी कई नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ों से उतरते वक्त अपने साथ बहुत सारा पानी और उससे भी ज्यादा गाद मतलब सिल्ट लेकर आती हैं। अब होता क्या है कि उत्तर बिहार का इलाका काफी समतल है, ढलान बहुत कम है, तो पानी को निकलने में दिक्कत होती है और वो जो गाद है वो नदी के तल में जमती जाती है। तो नदी उथली हो जाती होगी। बिल्कुल, नदी उथली हो जाती है, पानी फैलने लगता है, और ऊपर से ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मॉनसून का कोई भरोसा नहीं, कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी अचानक बहुत तेज बारिश हो जाती है। हाँ, ये तो है। इसी साल 2024 में नेपाल में इतनी बारिश हुई कि बिरपुर बैराज से रिकॉर्ड मतलब करीब 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। 6,60,000 क्यूसेक, बाप रे। हाँ, क्यूसेक मतलब क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। अंदाजा लगाइए कितना पानी होगा। तो जाहिर है इससे बाढ़ तो और भयानक होनी ही थी। आपने नेपाल का जिक्र किया तो ये इंटरनेशनल एंगल भी तो फिर अहम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। कोसी पर 1954 में और गंडक पर 1959 में भारत नेपाल के बीच समझौते तो हुए थे, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो बांध हैं, जो तटबंध हैं, उनकी मरम्मत और रखरखाव में वो तालमेल नहीं बन पाता। अच्छा, मतलब कॉपरेशन की कमी है। कुछ हद तक कह सकते हैं। नतीजा ये होता है कि नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो उसका सीधा और बुरा असर बिहार को झेलना पड़ता है। तटबंध टूट जाते हैं, जैसे इस साल भी हुआ 2024 में। जी, इसी साल 7 अलग अलग जगहों पर तटबंध टूटे। ये अब आम सा हो गया है, बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, अंग्रेजों के टाइम में सिंचाई के लिए नहरें तो बनी, जैसे तिरहुत नहर, लेकिन पानी की जो स्वाभाविक निकासी होती है, जो नेचुरल ड्रेनेज है, उसका ध्यान नहीं रखा गया। तो पानी जमा होने लगा। हाँ, जल जमाव की समस्या बढ़ी और हर साल बाढ़ से खेती को, खासकर धान की फसल को बहुत नुकसान होता है। सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें सब तबाह हो जाती हैं। अब सोचिए, सिर्फ 2008 की बाढ़ में ही 34 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हुई थीं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 34 करोड़, ये तो सिर्फ फसल का नुकसान है। जी, तो ये दिखाता है कि बाढ़ सिर्फ जानमाल का खतरा नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर हर साल एक गहरी चोट करती है। और इसका सीधा बोझ तो आम लोगों पर पड़ता होगा, घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, विस्थापन, लोगों को ऊंची जगहों पर जाना पड़ता है या फिर सरकार जो अस्थायी कैंप लगाती है उनमें रहना पड़ता है। वहां भी हालात बहुत मुश्किल होते हैं। और बीमारियां पानी जमा होने से? वो तो है ही। पानी जमा होने से डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब बीमारियां फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर स्कूल बंद हो जाते हैं या उनमें रिलीफ कैंप बन जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। और आजकल तो शहरों में भी बाढ़ आ रही है, पटना, दरभंगा। हाँ, शहरी बाढ़, क्योंकि शहरों में नालियों का सिस्टम ठीक नहीं है और बेतरतीब तरीके से मकान दुकान बन गए हैं, तो बारिश का पानी निकल ही नहीं पाता। तो सरकार, एजेंसियां ये सब क्या कर रही हैं? मतलब मैनेजमेंट के लिए कुछ तो होता होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, राज्य के लेवल पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA वो योजनाएं बनाता है,
नेशनल लेवल पर एनडीए में है जो कोऑर्डिनेट करता है। और वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें? जी, वो राहत और बचाव के लिए हैं। फिर तटबंध बनाना, जलाशय बनाना, बाढ़ आने से पहले चेतावनी देने वाले सिस्टम लगाना, ये सब उपाय किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता होगा? हाँ, इसरो की मदद से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक से बाढ़ वाले इलाकों की मैपिंग होती है, हालात समझने में मदद मिलती है। केंद्रीय जल आयोग CWC बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करता है। लेकिन चुनौतियां तो फिर भी होंगी, जैसे आपने कहा तटबंध टूट जाते हैं। चुनौतियां बहुत हैं। तटबंधों का बार बार टूटना एक बड़ी समस्या है। फिर जो योजनाएं बनती हैं उनको जमीन पर उतारने में भी दिक्कतें आती हैं। और वो सरकारी योजनाएं जैसे फसल बीमा या घर बनाने वाली? हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनसे कुछ मदद मिलती है, पर शायद जमीनी स्तर पर उनका असर उतना नहीं हो पाता जितनी जरूरत है। नीति आयोग का जो जल प्रबंधन सूचकांक है, उसमें भी बिहार का नीचे रहना कहीं ना कहीं इन्हीं चुनौतियों की ओर इशारा करता है। मतलब पानी के मैनेजमेंट में बिहार अभी पीछे है। यहाँ एक और चीज है जो दिलचस्प है, वो पारंपरिक ज्ञान और लोकल तरीके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे समुदाय मिलकर पानी सहेजने या निकालने के पुराने तरीके ठीक करें, या फिर लोग ऊंचे चबूतरों पर घर बनाएं। ये पुराने नुस्खे आज भी काफी काम के साबित होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार में बाढ़ सिर्फ पानी का बहना नहीं है, ये तो भूगोल, नीति, अर्थव्यवस्था, मौसम और समाज का एक बहुत ही पेचीदा जाल है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे नेपाल से आने वाली वो गाद भरी नदियां, फिर मौसम का बदलना और बारिश का बढ़ जाना, पुरानी और नई बनावट की दिक्कतें और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां, ये सब मिलकर इस समस्या को इतना बड़ा बना देती हैं। और इसका असर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये लोगों के रिश्तों पर, उनके स्वास्थ्य पर, बच्चों की पढ़ाई पर, हर चीज पर बहुत गहरा असर डालता है। कोशिशें हो रही हैं, तकनीक का इस्तेमाल भी हो रहा है, पर समस्या की जड़ें वाकई काफी गहरी हैं। हाँ। और इसका हल किसी एक तरीके से नहीं निकलेगा, कई लेवल पर मिलकर काम करना होगा। ये सारी बातचीत एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है आखिर में। क्या हमें सिर्फ बड़े बड़े इंजीनियरिंग वाले समाधानों पर ही टिके रहना चाहिए, जैसे और ऊंचे तटबंध बना दिए या नदियों को जोड़ने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोचें, जैसे वो कोसी मेची लिंक परियोजना की बात होती है? या फिर हमें लोकल लेवल पर समुदायों को साथ लेकर और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाले समाधानों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे बारिश का पानी जमा करना, तालाबों झीलों को बचाना, पारंपरिक तकनीकों को फिर से अपनाना? हाँ, जो शायद ज्यादा टिकाऊ भी हो। हाँ, जो ज्यादा टिकाऊ हो और शायद कम खर्चीले भी। ये सोचने वाली बात